नमस्कार जनता। मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है और मैं आज बात करूंगा 498 जो कि हरासमेंट का केस है, वाइफ द्वारा किया जाता है हस्बैंड पे। डोमेस्टिक वायलेंस 498 और इस तरह के जितने भी हरासमेंट केस हैं। अब जैसे कि इंडिया हमारा देश है, अब यहाँ पे एक ऐसा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, जो कि माइनॉरिटी के लिए बना था। उनके जरूर हक का रक्षा करना मेन इसका उद्देश्य तो ये था बोर्ड का। लेकिन बाद में इसमें इतना संशोधन हुआ और ऐड कर दिया गया बाद में कि ये बोर्ड जिस ज़मीन को अपना बोल देगी वो ज़मीन मेरा हो जाएगा, मतलब बोर्ड का हो जाएगा। और इसको साबित करे कि उसका नहीं है, जिम्मेदारी अगले की है। मतलब जहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन 80% अराउंड हिंदुओं की है, उस कंट्री में हिंदुओं के अगेंस्ट एक ऐसे कम्युनिटी को ये पावर दिया जाता है कि उनकी ज़मीनों को वो अपना बोल दे और बाद में हिंदू या चाहे उसी धर्म के गरीब लोग हों वो दौड़ते रहें कोर्ट टू कोर्ट। मतलब कितना अनफेयर लॉ है। इस तरह का लॉ क्या 21वीं शताब्दी में होना चाहिए? मतलब जिस गधे ने भी ये लॉ को ऐड किया था, पता नहीं क्या उसका माइंडसेट होगा उस समय। मतलब इससे बुलशिट क्या हो सकता है कि एक बोर्ड किसी भी ज़मीन को बोल दे मेरा है और अगला दौड़ते रहे पूरी उम्र, अपने पूरे उसकी फैमिली वाले परेशान रहें, घूमते रहें उधर उधर कि वो साबित करने के लिए कि मेरा ज़मीन है इसका नहीं। इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन इससे बुरा भी है जो हस्बैंड को हरासमेंट करने का केस है, वाइफ द्वारा किया जाता है आजकल, जिसमें 90% केसेस फेक हैं। 10% केस है जो एक्चुअल में हरास्ट हुई हैं महिलाएं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, वो है 10% मैं मानता हूँ। लेकिन 90% केसेस फेक हैं और ये सबको पता है, जज को पता है, सरकार को पता है, सबको पता है। लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कड़ा एक्शन नहीं लेता है, पता नहीं क्यों। लोग चाहते हैं कि इसी में लोग उलझे रहें, सरकार और कोर्ट, बाकी लाइफ में कभी तरक्की न कर पाएँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं इस केस के द्वारा हरास्ट हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी शादी हुई थी 2016 में, जुलाई में, लखनऊ में हुई थी, राजाजीपुरम एफ ब्लॉक 187, F187 मकान नंबर है। मेरे ससुर जी का नाम उपेंद्र पांडे, मेरे वाइफ का नाम शिवानी पांडे। मैं इस पे आगे धीरे धीरे बाकी चीज़ें बताऊंगा। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी आ गया जिसकी वजह से मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। साबित करने की कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को साबित करनी है और मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया से हेल्प मिल सकता है उसके बारे में। मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा। भाई मैं शुरू में बताना चाहता हूँ कि जो मेरी शादी हुई थी, एक्चुअली मेरा घर है कुशीनगर, गोरखपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूरी है। कुशीनगर नहीं, पडरौना, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है लेकिन सिटी पडरौना है। और पडरौना से भी लगभग 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मोटा मोटी देखें तो लखनऊ से डिस्टेंस लगभग 400 प्लस आ जाता है, 400 अराउंड। अब देखिए क्या हुआ, 2016 में शादी हुई। मेरी वाइफ मैं लगभग साथ में टोटल 6 महीने भी साथ नहीं रहे होंगे। उसके बाद वो चली गई अपनी मायके। वो गई थी अपने कजिन के जनेऊ में, विदा होके गई थी बाकायदे, सारे सामान लेके गहने उन्हें विदा करके हम लोगों ने भेजा था। उन्होंने इस बात को माना भी है कई जगह जो कोर्ट केस किए हैं उसमें। तो हुआ क्या कि पता नहीं बाद में उधर जाने के बाद क्या हुआ, उसके घर वालों ने क्या माइंड ब्रेन वॉश किया उसका या क्या उधर चला, मेरे को नहीं पता। बाद में जब मैं गया बुलाने तो आने से मना कर दी। मेरे को जो पता चला ये कि मैं गांव का रहने वाला हूँ और वो शहर की लड़की है, तो गांव में मेरे को लगा कि एडजस्टमेंट प्रॉब्लम मेन है मेरे तरफ से। लेकिन वो 10 चीज़ें बहाना करती हैं, बहाना करके 10 बातें बोलते हैं जो सारी फेक है। तो ठीक है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, अब गांव में नहीं रहना चाहती तो आदमी हो सकता है मूव शहर में, थोड़ा टाइम लगता है। 6 महीने में आप क्या कितना एक्सपेक्टेशन करोगे, क्या क्या आदमी चेंज कर ले। दूसरी चीज़, ठीक है नहीं भी रहना है तो सिंपल तरीके से अलग हो जाओ। अब क्या है कि उधर जाने के बाद जब वो आने के लिए मना कर दी तो मैंने केस कई लोगों से सलाह लिया तो बोला कि विदाई का केस कर दो। पहले तो उसके घर पे जाके हम लोगों ने बात किए, मेरे पेरेंट्स और साथ में एक दो लोग और थे, गए उसके घर पे बात किए। लेकिन उसके फादर जो है उपेंद्र पांडे, वो भेजने से मना कर दिए, विदा करने से। और वो जोड़ने लगे 60 साल तक जिएगी, 5,000 महीना मिनिमम खर्चा, अगर मेंटेनेंस भी आता है तो तुम इतना पैसा मेरे को दे दो। एक अमाउंट बताया था बहुत बड़ा। मैंने बोला मैं पैसा क्यों दूँ, मैं तो लेके जाना चाहता हूँ। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ है, ना एक थप्पड़ उसको कभी आज तक मारा है। उस बात को उसने एक्सेप्ट किया था मैसेज में भी, उसको पता है। लेकिन केस बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें फाल्स फाल्स लगा दी कि जा केस बनेगा कैसे। तो
वो आने से मना कर दी। तो मैंने आने के बाद कई बड़े लोगों से राय लिया, तो उन्होंने बोला कि विदाई का केस कर दो। हालांकि मैं केस के पक्ष में नहीं था, लेकिन मैं देखा कि वो जब आना ही नहीं चाहते, उसके घर वाले भेजना ही नहीं चाहते हैं, और उतने पैसे नहीं है जितना वो मांग रहे हैं देने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है विदाई का केस कर देते हैं। विदाई का मैंने केस किया, नोटिस गया उन लोगों को। अब उसका जो फादर है वो दे के भड़क गया। वो खुद एक वकील है, लखनऊ सिविल कोर्ट के सरबाग में बैठता है। तो अब उसने क्या किया, मेरा नोटिस देखने के बाद विदाई के केस का फॉल्स केस बनाया। उसके 1 महीने बाद 498 का, उसमें और 2-3 एक्ट जोड़ा। DB एक्ट 3-4 होता है, 400 346 ऐसा कुछ होता है। और आपको तो पता ही है कि अगर दहेज केस है, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, तो अगर छोटा भाई है तो छेड़खानी का तो केस लगेगा ही लगेगा। ये कॉमन चीज़ है, सबको पता है कि कैसे फैमिली वाले को फंसाया जाए, परेशान किया जाए। इस वजह से तो मेरे भाई पे 354 बनाने की कोशिश की। अपने ही बेटी के बारे में ऐसी गंदी गंदी चीज़ें लिखी, अश्लील जो कि हम बोल भी नहीं सकते। मतलब कौन बाप लिखता है, लेकिन वो केस मजबूत बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा उसने किया। उसका मेन मोटिव था कि ये केस इतना लोग की वजह से लोग डर जाएंगे, और मैं जितना पैसा मांगूंगा उतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी हरासमेंट इसमें किस लेवल का है देखिए। मतलब मैं तो उनकी मानता ही हूँ कि वो हरासमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा कोर्ट और सरकार हरास कर रही है हम लोग को। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे से पता नहीं कितने हस्बैंड हैं जो कि 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर दूर से जाके केस लड़ने जाते हैं, देखने जाते हैं। अब आप बताइए, उसने सेम चीज़ दिखा के मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक अलग केस किया, 498 का एक अलग केस किया, और मेंटेनेंस के लिए एक अलग केस किया। मतलब 3 केस मिनिमम हो गया। एक मैंने किया था विदाई का, यानी 4 केस। अब एक आदमी के ऊपर 4 केस चल रहा है, यानी महीने में मिनिमम एक एक डेट भी पड़ता है, तो 4 डेट तो पड़ेगा। अब उसके ऊपर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंटेनेंस भी दें। मतलब किसी के ऊपर 4 केस डाल दो, 500 किलोमीटर दूर है, अगर मैं डेट देखने जाता हूँ तारीख, तो एक केस देखने के लिए मेरा 3 दिन जाता है। मतलब आज मैं शाम को निकलूँगा, कल सुबह पहुँचूँगा वहाँ पे, कल कोर्ट अटेंड करूँगा, फिर शाम को मेरा इवनिंग में टिकट है रिटर्निंग का, तो परसों वापस आऊँगा। तो 3 दिन गया एक तारीख देखने में, और 4 केस है तो क्या, कितना, 4 4 3 12 दिन, महीने का 12 दिन निकल गया। उसके बाद 4 संडे जोड़ लीजिए, 4 से कभी कभी 5 होता है, तो 12 5 17, महीने में 17 दिन निकल गया, बचा 13 दिन। तो क्या 13 दिन के लिए कोई कंपनी किसी को नौकरी देगी? इसके ऊपर से कोर्ट एक्सपेक्ट करती है कि खर्चा भी दे। भाई जब जॉब ही नहीं कर पाएंगे, इतना केस कर दिया कि हम तारीख देखने में व्यस्त हैं, तो खर्चा कहाँ से दें, किधर से? खैर, इस पर और डिटेल में बाद में आऊँगा। अभी जो मैं बता रहा था समरी, उस पर वापस आता हूँ। तो उसको आना नहीं था मेरे साथ, तो ठीक है, हमने बात किया कई बार सेटलमेंट के लिए कि चलो आउट ऑफ द कोर्ट हो जाए, लेकिन उसका डिमांड इतना था कि हर बार बढ़ता गया। जब भी मैं बात करता बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था। तो मेरे को लगा कि ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर हमने केस लड़ना स्टार्ट किया, उधर तारीख पड़ने लगा। अब 2017 से लेके 21 तक मैं सारे केसेस में जाता था। 21 तक तो कंटिन्यू किया, मतलब 4 साल। अब जोड़िए महीने में, मैं बता रहा हूँ 4 केस किए वहाँ पे, क्योंकि मैंने जो विदाई का केस किया था वो किया था अपने डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में, लेकिन उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कराया। अब इसमें मेरे साथ धोखा क्या हुआ कि ट्रांसफ़र का नोटिस आया, मैं रोकने के लिए गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, हमारा कुशीनगर से इलाहाबाद पड़ता है। तो मैंने सोचा कि वकील किसको रखें, तो मेरे गांव में एक वकील हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। उनको मैंने केस दिया रोकने के लिए, उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा, मैंने पैसे भी दिए। अभी क्या था कि जो उन्होंने अपने तरफ से कोई काम नहीं किया। मैं जब भी उनसे कॉपी मांगता कि आपने जो रिप्लाई किया है इसको रोकने के लिए, उसकी कॉपी दीजिए, तो बोलते थे 2 दिन 3 दिन में दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा। ऐसे करते करते लगभग 6 महीना निकल गया। फिर मेरे पास नोटिस आया कि आपका केस लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है। तब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और वो एक दूसरे वकील के माध्यम से उनके पास गया था। थे तो गांव के ही, लेकिन एक दूसरे मेरे गांव के वकील थे, उनके माध्यम से गया था। तो उन्होंने बात किया, तो बोला कि इन्होंने रिप्लाई किया ही नहीं था, कुछ किया ही नहीं, मतलब कि केस के अलावा। तो मतलब समझिए कितना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। पैसा भी दिया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया कुछ कोर्ट की तरफ से, जबकि गांव के थे। मैं दूसरा वकील भी रख सकता था, लेकिन ये सोच के गया गांव के, कि गांव के हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को समझेंगे चीज़ों को। इन्होंने कुछ नहीं किया, इतना बड़ा धोखा किया। अब अगर वो केस मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता, तो मेरा
कब का समझौता हो गया होता, फाइनल हो गया होता, क्योंकि जब वो 1-2 तारीख पड़ा तो उसी में उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वो समझौता करने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन खाली हमारे वकील साहब के धोखे की वजह से वो केस ट्रांसफ़र हो गया। अब उसका पूरा उसमें लगभग कंट्रोल में आ गया, क्योंकि वो मेरा फादर इन लॉ जो है वो वकील है, उसी कोर्ट में बैठता है, केसरबाग सिविल कोर्ट में। उसका 1 रुपया लगना नहीं है। अपनी बेटी की सारी केसेस वही देखता है, बनाया भी केस वही, सबमिट भी किया वही। उसके और भी वकील हैं जो कि हाई कोर्ट में भी काम करते हैं, मतलब पावरफुल आदमी है। वैसे तो जो मेरा ससुर है वो तो एकदम मतलब नल्ला है, मतलब व्यक्तिगत देखें तो उसके पास कोई काम नहीं। मैं जब भी जाता था उसके केबिन की तरफ जहाँ बैठता है तो हमेशा पत्ती खेलता रहता था। तो मेरे को लग रहा है कि अपने आप को बिजी रखने के लिए मेरे ऊपर चार्जेस किया, और दूसरा पैसा बनाने के लिए कितना पैसा बना लो कि बाकी की उसकी बची ज़िंदगी उससे कट जाए। लेकिन खैर मेरा 2 केस कमज़ोर हो गया इस वजह से, क्योंकि मेरा विदाई का जो केस है ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ। अब वहाँ पे मेरे 3 पहले से केस चल रहे थे, एक चौथा ये भी चला गया। अब मैं 400 किलोमीटर दूर से हर महीने 4 केस देखने जा नहीं सकता, तो मैंने विदाई वाला केस छोड़ दिया। वो बाद में धीरे धीरे अपने आप ही वो ख़त्म हो गया, रद्द हो गया, मतलब फिर गया ही नहीं। मैं बोला तो मैंने जिस काम के लिए किया वो तो ट्रांसफ़र ही हो गया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में था तो आसानी से जा सकता था। अब एक तो 3 बार मैं वैसे ही जा रहा हूँ, 3-3 दिन अपना बर्बाद करके, प्लस ये। अब सोचिए 400-500 किलोमीटर जाने के लिए मैं पहले टिकट करना होता है, रहने का व्यवस्था देखना होता है, क्योंकि लखनऊ में आपका कोई नहीं है आपका, तो वहाँ पे रुकने के लिए आपको कहीं ना कहीं धर्मशाला होटल वोटल को देखना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार लखनऊ जाने में मिनिमम वकील का फ़ीस भी लेके 1500 मिनिमम खर्चा आता है। अब मैं 17 से 21 तक लगभग हर डेट पे गया हूँ। बाई चांस बीच में कोई एक आध डेट छूट गया हो तो छूट गया हो, तो लाखों रुपए तो मैंने लगभग वहीं पे खर्चा कर दिया। अब जोड़ लीजिए लगभग 4 साल में मिनिमम 100 डेट तो अटेंड किया ही होगा। जबकि लड़की जिसने केस किया है मेरी वाइफ ने, वो लखनऊ की रहने वाली है, और लखनऊ से केसरबाग लखनऊ में एक कोर्ट है सिविल कोर्ट, 20 किलोमीटर भी नहीं होगा। मैं अगर 100 डेट पे गया हूँ तो 10 डेट पे भी नहीं आई है। क्योंकि उसका बाप वकील है तो उसको बेनिफिट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से करा लेता है, उसका फ़ायदा उठाता है वकील होने का। अब मैंने वहाँ पे जाके देखा कि बहुत सारे लड़के हैं, कोई देहरादून से आ रहा है, कोई आगरा से आ रहा है, इतने दूर दूर से, मतलब हर डेट पे। क्या है, मतलब टाइम का बर्बादी है। करियर में उसका कोई काम करता है तो वो रुक गया, ग्रोथ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ जो उसकी बेइज्जती हुई वो अलग है, समाज में मेंटल हरासमेंट हुआ वो अलग। जैसे कि मेरा केस है, कुछ नहीं हुआ, कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा मैंने, ना मेरे घर वालों ने। केस बनाने के लिए उसने बहुत कुछ लिखा है, मेरा भाई के ऊपर बहुत गंदा गंदा आरोप लगाया, लेकिन मेरा रेपुटेशन तो समाज में गया ना। मतलब मेरे गांव वाले क्या सोचते हैं, एक तो मेरे गांव में उसके रिलेशन भी है, तो उसके माध्यम से वो पूरा प्रचार कराया, इन लोगों के बारे में ऐसा ऐसा बोलते जाओ, वो सब बोलते गए पागल सारे। अगर मैं ठीक है कल मैं केस जीत भी जाता हूँ तो मेरा पिछला जो अभी 2017 से चल रहा है, 25 चल गया, 3 उधर और 5, 8 साल, 8 साल का जो मेरा नुकसान गया है, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई बढ़िया नौकरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि कब क्या हो जाए इसमें कुछ पता नहीं, डेट वगैरह पे भी है। जो मेंटल हरासमेंट हुआ, फैमिली में रेपुटेशन ख़राब हुआ, रिलेशन में हुआ, उसके बाद समाज में जो हुआ, वो कैसे वापस होगा? वो वापस हो सकता है क्या? सरकार को ये सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि एक ही चीज़ को दिखा के 3-3 केस क्यों? मतलब ठीक है, शुरू शुरू में किसी को नहीं पता कि कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, केस सही है कि गलत है, किसी को नहीं पता, तो चलता है केस, ठीक है, लेकिन 3 केस क्यों, 4 केस क्यों? एक ही केस बनाओ ना मैट्रिमोनियल के लिए, उसी में आप जो सज़ा देना है सज़ा दो, उसी में मेंटेनेंस पास करो, सारा काम करो एक ही केस में, कि महीने में 1 तारीख पड़े, एक केस चले, तो आदमी फ्री रहे कम से कम उससे। अब 4-4 केस करके उसको फंसा दे रहे हो, जकड़ दे रहे हो, ऊपर से खर्चे भी पारित कर दे रहे हो कि इतना मेंटेनेंस महीने का देना है। कहाँ से कोई काम कैसे करेगा कि खर्चा देगा? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अब मेरा मानना है कि कांग्रेस ने तो इस बारे में बहुत ध्यान नहीं दिया, बीजेपी ने थोड़ा बहुत रूल चेंज किया
तो उसमें कोई खास ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। उसने क्या किया है कि मतलब एक आदमी का पुराना कपड़ा उठा के नया पहना दिया है, नाम चेंज कर दिया सिर्फ केस का। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं कर दिया है कि जिससे हस्बैंड को बहुत बेनिफिट मिले। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को ध्यान में लेके और सोचना चाहिए कि एक ही केस बनाए जिसमें सारी चीज़ें हों, खर्चा भी उसी में डिसाइड हो, मेंटेनेंस भी हो, सज़ा भी हो अगर कोई रियल में है तो, कुछ गलती की जाए तो उसके लिए, और जो बेगुनाह है वो आराम से बरी हो जाए, बाहर हो जाए, उसके परिवार वाले को हरास न किया जाए। अब मेरे केस में क्या हुआ, मेरे भाई का, मेरे फैमिली में और सबका नाम डाल दिया। बेचारे को, मेरी मम्मी को शुगर है, बहुत सारा हड्डियों में दर्द वगैरह है। अब उनको कभी कभी लखनऊ जाना पड़ता है उसके चक्कर में। वैसे तो नहीं जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है डेट जिस पे जाना पड़ता है। जैसे चार्ज बन गया, जमानत कराना है, जबकि गलती कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हरासमेंट के लिए, पैसे बनाने के लिए। अब आउट ऑफ द कोर्ट बीच बीच में हम अपने कुछ रिलेटिव के माध्यम से, मतलब कुछ लोग हैं जो कि थोड़ा एक्सपर्ट इन चीज़ों में, जान पहचान वाले, सेटलमेंट की बात किए कि चलो ठीक है, कोर्ट में बहुत टाइम लगेगा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसकी भी हो रही है, तो बाहर कोर्ट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। लेकिन उसका बाप इतना लालची है कि हर बार उसका डिमांड बढ़ता ही जाता है। पिछली बार बात करूँगा उससे पे, मैं आने की कोशिश करूँगा कि चलो ठीक है मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, तब तक कुछ और बढ़ा देगा। मतलब महंगाई साल में 6% के हिसाब से बढ़ती है, और इसका लालच इतना है कि ये डिमांड इसका लगभग 100-200% के हिसाब से बढ़ता है। तो फिर मेरे को एक बात में अब समझ आ गया फाइनल चीज़, कि सेटलमेंट से हमारा ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका लालच इतना बड़ा है कि मैं नहीं फुलफ़िल कर पाऊँगा। अभी क्या है, 2017 के हिसाब से, मतलब जो कर्ज केस उसका हुआ था, तब से मेरा मेंटेनेंस लगा हुआ है। अब मेंटेनेंस, जो कि मैंने कुछ, मेंटेनेंस का मतलब है कि ठीक है मैं नहीं रखना चाहता तो मैं मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ गलती किया है तो बनता है, लेकिन मैंने कुछ किया भी नहीं है गलत, मैं उसको रखने के लिए भी तैयार हूँ। फिर भी मेंटेनेंस मैं क्यों दूँ? लेकिन लगा है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आ रहा है बार बार, 7,000 महीना अभी लगा हुआ है, जबकि वो लखनऊ में है, जॉब करती है। अब मेरा घर का डिस्टेंस इतना है कि मैं पता नहीं कर पाता कि वो जॉब किधर करती है। लेकिन मेरे को 2-3 लोगों से सुनने में आया है, एक बार गया था मैं उसके सोसाइटी में, पता किया था, तो जॉब करती है, सुबह जाती है, रात को 10 बजे तक आती है, 8-9 बजे, पता नहीं कौन सी जॉब करती है। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये भी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोग वायरल करें, ताकि सबके पास पहुँचे, और मेरे को कोई बता दे कि ये कहाँ जॉब करती है। इसका नाम शिवानी पांडे है, इसके फादर का नाम उपेंद्र पांडे है, राजाजीपुरम F187 इसका फ्लैट नंबर है, मकान नंबर, वहाँ की रहने वाली है। अगर कोई भाई सज्जन कोई मेरे को ये बता दे, हेल्प कर दे, वीडियो इतना वायरल कर दे कि वो कहाँ पे जॉब करती है, तो मेरा खर्चा जो है वो रुक सकता है, क्योंकि मैं साबित नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ जॉब करती है, कि जो जॉब करती है 100% सच्चाई है। तो मैं इस उद्देश्य से भी बना रहा हूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो, इतना लोगों तक जाए कि कुछ ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जो जानते हो कि वो यहाँ पे जॉब कर रही है, इस पोजीशन पे है, इस कंपनी में है, मेरे को आप डिटेल प्रोवाइड करा दें, बहुत रिक्वेस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार से जो रिक्वेस्ट है कि वो सारे केसों को हटा के एक केस बनाए, उसी में चलाए, अगर जो रियल में कल्पित है तो उसको सज़ा मिले तो ठीक है, उसी केस के माध्यम से दे, खर्चा भी उसी केस में। अब मेरा क्या है, मेंटेनेंस का केस है, उसमें खर्चा तो लगा ही लगा है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी खर्चा लगा है, पहले खारिज हो गया स्टार्टिंग में, लेकिन वो वकील है, उसी केस में कोर्ट में बैठता है, तो अपना जान पहचान अप्रोच लगा के उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाके उसने खर्चा लगवा लिया, उसी में सिविल कोर्ट में ही, तो 2,000 उसमें भी खर्चा लगा हुआ है। तो आप समझिए किस लेवल का हरासमेंट हो रहा है। अतुल सुभाष, उसके जैसे कितने लड़के ने सुसाइड कर लिया जो थोड़ा कमज़ोर दिल वाले हैं। हम तो झेल रहे हैं, हमने सोचा है कि यार पार लड़ेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, हम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि एक दिन तो जीत हमारी होगी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ है हुआ ही नहीं है, तो सबूत कहाँ से होगा? गलत चीज़ें कितना भी बना लो, सबूत कहाँ से लाओगे? बातें तो मैटर बना सकते हो गलत में। वो भी हमने विदाई के केस किया, उसके एक बाद महीने बाद उसने केस किया, अगर ऐसा रियल में होता तो उसने उस टाइम क्यों नहीं जाके कराया? ना उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है, क्योंकि जब कुछ होता मारपीट तब मेडिकल की ज़रूरत आती है ना, तो कुछ हुआ नहीं है। तो मेरा जनता से निवेदन है, पूरे भारत की जनता से, कि इस वीडियो को आप लोग बहुत शेयर करें, इतना शेयर करें कि मेरे को ये पता चल जाए कि वो कहाँ जॉब करती है, और
मेरा कोर्ट में इसको लगा के खर्चा अपना ख़त्म करा सकूं। अब 7 साल से मैं कोर्ट की चक्करें खा रहा हूँ। अब वो ऐश कर रही है, मतलब 7 सालों में 10 डेट पे भी नहीं आई है। समझिए कितना बड़ा लेवल का हरासमेंट हो सकता है। मैं जो कि 100 से ज़्यादा डेट पे जा चुका हूँ, वो 21 तक ही। अभी तो इधर जो गया वो अलग है। अभी मैं रेगुलर नहीं जा रहा हूँ, अभी छोड़ दिया है। हो सकता है इसकी वजह से मेरे अगेंस्ट भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं रेगुलर कोर्ट पे नहीं जा सकता हर डेट पे। खर्चे लगते हैं, एक डेट पे जाने में 1500 रुपये खर्चा आता है। सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझनी चाहिए। मेरा मानना है कि जिस केस में मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगा है मारपीट का, उसको तो ऐसे खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसा गाइडलाइन निकाले कि जिस केस में 498 डोमेस्टिक वायलेंस दिखाया गया है, मेडिकल का रिपोर्ट नहीं लगा है मारपीट का, या विदाई का केस करने के बाद विपक्षी लड़की की तरफ से केस हुआ है, तो उसको सुमो मोटो कुछ होता है ऐसा, उसके हिसाब से लेके पूरा केस खारिज कर दे, सारा केस पूरा इंडिया में जितना चल रहा है। तो 90% में से मेरे को लग रहा है कि 30-40% लोग तो सेव हो जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा चीज़ है जिसके रियल में 10-15% ही लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं। बाकी लोग हरास्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। इतने मेल हरासमेंट हो रहा है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा। आप 1 साल का डाटा निकाल के देखिए, तो औरतों का जहाँ 25% स्ट्राइक है, वहीं से मेल का 75% मेल सुसाइड किए हैं। मैक्सिमम में केस यही है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, वाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तुमको नहीं रहना साथ में, ठीक है, मत रहो, जाओ आराम से जाओ, सभ्य तरीके से जाओ। अभी गंदगी फैलाने की क्या चीज़ है? मैंने आज तक उसके बारे में कोई गलत चीज़ नहीं बोला समाज में। मेरे गांव में, अभी वो शहर की रहने वाली है, उसके शहर में क्या सिस्टम है कि घर के बगल में ही नहीं पता चलता दूसरे के घर में क्या चल रहा है। अब मेरा गांव में घर है, मेरे घर में क्या होता है पूरे गांव को पता होता है। तो वो कहाँ रह रही है मेरे को पता नहीं। उसने शादी भी कर लिया होगा, जॉब का तो पता है जॉब करती है। मैं साबित नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा कहाँ, क्योंकि मैं उस एरिया में जाके सर्च नहीं कर सकता। हो सकता है वहाँ पे जाने के लिए मेरे को एक अलग केस कर दे, और इस चक्कर में मैं जा नहीं सकता। और मेरा कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जा पाए, क्योंकि दूर है, 400 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। पास में होता तो कुछ कर सकते थे। तो मेरा मेन उम्मीद यही है, वीडियो ये है, कृपया आप लोग इतना शेयर करें कि सही आदमी के हाथों तक जाए और वो मेरे को उसका बारे में बता सके कुछ, कि किस कंपनी में जॉब करती है, ताकि कोर्ट में मेरे को हेल्प मिल सके। अब सच्चाई की जीत के लिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इतना करोगे, शेयर करोगे। और दूसरी तरफ मेरा एक और अनुरोध है सुप्रीम कोर्ट सरकार से कि एक ऐसा कुछ रूल है कि जो मेरे दिमाग में जो चलता है मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि रियलिटी में इससे चीज़ें अलग हो जाएँ, बाकी लोगों के मन में इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो, बट मेरे दिमाग में जो चलता है मैं बता रहा हूँ कि एक प्री मैरिज रजिस्ट्रेशन कुछ टाइप का कॉन्सेप्ट है कि शादी से पहले दोनों को अनिवार्य हो, लड़का लड़की को, कि आप रजिस्ट्रेशन करो तभी आपकी शादी मान्य होगी। उसमें दिखाना होगी आप कितना दहेज ले रहे हो, क्या क्या दे रहे हो, ताकि आगे जाके अगर सेपरेशन हो तो उसी बेसिस पे हो, एक का 4 ना मांगे लोग, हरास ना करें जैसे मेरे केस में हो रहा है। उसे एक फ़ायदा ये होगा कि दहेज ख़त्म हो जाएगा, दहेज का मामला। क्योंकि लोग कोर्ट में तो दिखाएंगे कि नहीं कि मेरे को इतना दहेज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो जो जेन्युइन होगा वही चाहिए, वही डालेंगे। ये भी दिमाग में रहा कि बाद में सेपरेशन होता है तो मैं अगर दहेज देता हूँ तो मेरे को मिलेगा नहीं वापस। एक तरफ से मुस्लिम मैरिज मेरे को सही लगता है हिंदू वालों से, क्योंकि उसमें इतना हरासमेंट नहीं है पुरुषों का। बाकी इस विषय पे मैं आगे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, और किसी को उसका एड्रेस कुछ मिलता है और डिटेल चाहिए तो मैं उसको सेंड कर दूंगा पर्सनल। अभी मैं पब्लिक पूरा शेयर नहीं करना चाहता। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझें, मेरा हेल्प करें, और इस हरास्ट हस्बैंड का जो पूरे देश में 80-90% लोग भुगत रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचें, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। नमस्ते।